हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में वर्ग 3 एमपीटेट वर्ग 3 2020 में जो हुई थी, एमपीटेट वर्ग 3 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर हम करने जा रहे हैं। उसका गणित पोर्शन हम करेंगे। 31 से 60 नंबर तक के प्रश्न है, मतलब टोटल 30 प्रश्न हम करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा और ये चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा, एमपीटेट वर्ग 3 वर्ग 2 इन सब के काम भी आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 31 से 60 तक प्रश्न हम करेंगे। आइए करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। लिखा है फाइंड द सम, योग का पता लगाइए। इन दोनों का हमें योग करना है। ऑप्शन ए है ये 1293/81 दूसरा है 1611/8790 और तीसरा है सी नंबर का ऑप्शन है 1223/899 और चौथा है डी वाला ऑप्शन 7524/6861। सिंपल सा क्वेश्चन है सम करने का। तो सम करना है मतलब जोड़ना है 6546 बटे 8998 प्लस 568687 अपॉन 8998। अब जब ये हर समान हो, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब ये डिनोमिनेटर या हर समान हो, डिनोमिनेटर या हर समान हो, तब ऊपर के जो भी अंश है उनको एज इट इज लिख देंगे, जोड़ देंगे। करते हैं। देखिए 899 है, यहाँ भी 899 है। एलसीएम लेंगे तो 899 ही आएगा और ऊपर जैसा लिखा है ऐसा कैसा लिख देंगे। 6546 प्लस लिखा है प्लस लिख दो, 5687 जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे क्या आता है देखिए। तो 6 और 7, 6 और 6 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 4 और 1 5, 8 5 13 के 3 हासिल का 1 और 6 6 12 के 2 हासिल का 1 और 6 और 6 12, 12 233/8998 ये आ रहा है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में आ रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद 32 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, देखिए। 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं हमें। ये 10,900 चौथा ऑप्शन है। देखिए 96% of the cost of a TV is rupees 10,464. What is its total cost? एक टीवी की कीमत का 96% कितना है? 96% 10,464 रुपए है। इसकी कुल लागत क्या है? लागत हमें बतानी। ऑप्शन ए है 11,800, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी है 10,800, ऑप्शन डी है 10,900। तो एक टीवी की कीमत का 96% 10,464 रुपए है। तो हम मान लेते हैं टीवी की कीमत है x रुपए। कितनी है? हमने मान लिया टीवी की कीमत है x रुपए। तो x रुपए का 96% 10,464 रुपए है। यही दिया है प्रश्न में, एक टीवी की कीमत का 96%। तो टीवी की कीमत नहीं पता, तो टीवी की कीमत हमने मान ली कि x रुपए। x रुपए का 96% कितना दिया है? 10,464 रुपए। तो इसकी कुल लागत हमें बतानी है। तो x तो ऐसा कैसा का लिखा है तो गुणा कर देंगे। 96% क्या होता है? तो 1/100 होता है, बराबर 10,464 है। ऐसा कैसा? अब x ऐसा कैसा? 96 बन जा, 96 भी ऐसा कैसा, बराबर 10,464 भी ऐसा। अब 100 ये बटे में है, बराबर के इधर जाएगा तो काय में जाएगा? गुणा में। काय में जाएगा? गुणा में। भाग में है, बराबर के उधर जाता है तो काय में जाता है? गुणा में। तो गुणा में गया 100 गया।
अब देखो x गुणा 96 है तो x बराबर 10 464 गुणा 100 और 96 गुणा में बराबर के उधर जाएगा तो काय में जाएगा, बटे में जाएगा। देखिए एक बात समझने की है आपको कि कोई भी संख्या है जो भागित में है तो बराबर के उस साइड जाती है तो गुणा में जाती है, और गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाती है तो भाग में जाती है। प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, और माइनस की संख्या बराबर के इधर आएगी या उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी। नॉर्मली आपको समझ लेना है, ठीक। तो अगला है, हाँ ये 96 मल्टीपल में था, बराबर के इधर आया तो भाग में गया, ठीक है। अब सिंपल सा इसको काट देते हैं। तो काय से काटेंगे भैया, तो 2 से काट दो डायरेक्ट। तो 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, भागने जा इसकी 0, फिर 2 अठे 16। फिर 12 से काट देते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 1 बचा, भागने जा इसकी 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नब्बे की 108, 109। तो आया 109। इन सबको काटा, इन दोनों को काटा तो 109 आया। गुणा में क्या है, 100 है, गुणा में 100 कर दिया। अब आपको पता है कि गुणा में 100 है तो 2 जीरो लगा दो तो 109, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा तो 10,900 रुपए आए। 10,900 रुपए का है ऑप्शन नंबर डी पे। तो डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक, आगे बढ़े। सिंपल सा है कि एक टीवी की कीमत का 96%, तो टीवी की कीमत नहीं पता तो एक्स मान ली हमने। एक्स का 96% 10,464 दिया है, तो एक्स निकाला हमने। तो ऐसे करके निकाला, आप पॉज करके या रिवाइंड करके भी देख सकते हैं एक बार और। अब ये अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। देखिए, द एक्साइज ड्यूटी ऑफ अ सर्टेन item has been reduced to rupees 764 from rupees 950. Find the reduction percent in the excise duty on that item. एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपए से घटाकर 760 रुपए कर दिया गया है। उस वस्तु का उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्पाद शुल्क 950 से घटाकर 760 रुपए कर दिया गया। ये बनाने की कीमत क्या थी, 960, 950 से घटाकर उसको क्या कर दिया, 760 रुपए कर दिया। तो उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में जो कमी हुई उसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 40% है, ऑप्शन बी 20% है, ऑप्शन सी 19% है, ऑप्शन डी 30%। आप 30 सेकेंड ले लीजिए, आंसर दे दीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक, दिया, आप बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, करें अब इसको। देखिए, लिखा है एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपए से घटाकर 760 रुपए कर दिया गया। तो उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 950 से घटाकर कितना कर दिया, 760 रुपए। ठीक, तो 950 का कितना परसेंट 760 रुपए होगा, तो हमने मान लिया 950 का x प्रतिशत 760 रुपए होगा। क्या माना, क्या 950 रुपए से घटाकर 760 रुपए कर दिया। तो 950 का कितना प्रतिशत 760 होगा, उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत निकालना। तो कमी तो ये रही, कितना प्रतिशत, तो 950 का x प्रतिशत 760 रुपए होगा, ये हमने माना। ठीक, तो x प्रतिशत तो ऐसा कैसा रहने दिया, 760 भी ऐसा कैसा, ये 950, 1 मिनट पूरा कर देते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, 950 लिखा है, 950 का की जगह क्या करेंगे, गुणा, x की जगह x, प्रतिशत की जगह क्या होता है 1/100 बराबर 760। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। का की जगह क्या करते हैं, हमेशा बोर्ड मास के अनुसार ऑफ की जगह क्या करेंगे, गुणा करें। और प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत होता है बच्चों 1/100। अब ये 100 बटे में है, भाग में है, बराबर के इधर जाएगा तो काय में जाएगा, गुणा में।
तो 950 गुणा x, x से कम x हो गया 760, और 100 बटे में बराबर के इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, गुणा में चला गया। अब x बराबर 760 गुणा 100 बटे 950, 950 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या में जाएगा, बटे में जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, काट देंगे। काट देते हैं, काय से काटेंगे इसको, तो एक काम करते हैं, 0 से 0 उड़ा देते हैं, ये 0 से ये 0 उड़ा दिया। अब 5 है इसके बटे में, और इसके इकाई का अंक 5 हो गया, इसका 0 है, तो काय से काटे, तो भैया हम काट देते हैं 5, तो 5 एकम 5 बचा 4, 5 नमे 45, फिर 5 एकम 5 बचा 2, 5 25 बचा 1, और 5 दूनी 10। ठीक, 152 हो गया। अब 19 अट्ठे 152 होता है, कितना होता है, 19 अट्ठे 152। 19 का पट्टी पड़ा नहीं है तो याद होना चाहिए। तो x बराबर क्या बचा हमारे पास, 8 बचा, गुणा में ये 10 बचा, देखो एक 0 कट गया तो 10 बचा, तो 10 अट्ठो 80, तो 80% आ रहा है क्या कहीं, ये तो 80% क्या है हमारे पास, 760 रुपए है, 760 रुपए 80% है। तो उत्तर क्या हो जाए, टोटल 100% होता है, उसमें से ये 80% 760 रुपए मिले। कितने मिले, 760 रुपए क्या है, बेचा वो ना, विक्रय मूल्य है हमारे पास 760 रुपए, इतने में बेच दिया, लेकिन लॉस कितने का हुआ, कमी कितने की करी, तो कमी कितने की करी होगी, तो 950 में 760 घटा देंगे। अब 950 यदि 100% और 760 80%, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 20%, तो कितने की कमी हुई, तो 20% की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 20% की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 20% की कमी हुई है। 80% निकला, क्या निकला, 760, 950 का कितना प्रतिशत 760 है, तो 80% 760 है, तो 760 में तो बेचा, कमी निकालनी ना, कितने की कमी हुई, तो 950 अगर 100% है तो ये 80% है, तो कितने कम में बेचा, तो 20% कम में बेचा, तो कमी प्रतिशत हमें पता चल गया। अगला 34 नंबर का प्रश्न है, 34 नंबर का, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 - 7 6 12 - 2। एवरेज हमें निकालना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 34 का, ये ऑप्शन नंबर ए है 2.4, 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 2.4, ऑप्शन नंबर सी है 2.8, ऑप्शन नंबर डी है 2.2। औसत निकालना, तो औसत क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत का फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो औसत निकाल लेते हैं, आइए एवरेज निकाल लेते हैं। तो प्रेक्षण क्या है, 3 - 7 6 12 - 2 का औसत क्या, तो ये लिख देते हैं ऐसा कैसा, क्या लिखेंगे, 3 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस माइनस का 2। औसत निकाल रहे तो जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के लिए ये माइनस भी लिखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, तो 5 लिख दिया बटे में। अब देखो 3 प्लस का अंदर मल्टीपल होगा, प्लस माइनस माइनस, 7 ऐसा कैसा, प्लस 6 प्लस 12, फिर प्लस माइनस माइनस 2 ऐसा कैसा, बटे में 5। ठीक, अब माइनस माइनस वाली को जोड़ लो और प्लस प्लस वाली को जोड़ लो, तो 3 और 3 प्लस का है, 6 प्लस का है, 12 प्लस का। 3 कैसे प्लस का, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा वो प्लस का। 6 और 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, 9 और 12 21 हो गए। फिर माइनस का 7 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 9। प्रोसेस प्लस की होगी, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 माइनस का, तो उत्तर माइनस में, माइनस का 9 बटे 5। अब 21 में से 9 गए, कितने बचे, तो 12 और 9 21 होते, 9 तो 11,
तो 11 में से 9 गए तो 2 और 1 बचा 12/5। 12/5 को हम काटेंगे, तो काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा, तो भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो की छूट मिल गई तो 2 पंजे 10। देखो कैसे हुआ है, तो ये यहाँ बता देता हूँ मैं आपको कि 12 और ये भागित 5, तो 5 दूनी 10, 12 में 10 गए, 2 बचा, अभी 2 बचा, 2 भाग नहीं जाए तो क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया तो एक जीरो की छूट मिलती है, तो ये मिल गई। फिर 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, 20 में 20 गए जीरो, 2.4 आंसर आया, 2.4 आंसर आएगा। 2.4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। 35 नंबर का आप लोग कीजिए, 10 सेकंड दिया आप, 20 सेकंड ले लीजिए, बताइए। ऑप्शन ए 16 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन सी 17 है, ऑप्शन डी 19। कीजिए। ठीक, करें तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 6 + 13 + 17 + 21 + 23 बटे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 5, जोड़ दो इनको, तो 6 3 9 और 1 10 और 3 13, 6 और 3 9, ये जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20 की शून्य हासिल कर दो, यहाँ तो 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 80 होगा, 80/5 काटो, 5 कम 5 बचे कितने, 3, 5 अंक 30, 16 आया आंसर, 16 एवरेज है, 16 है क्या, 16 है, ऑप्शन ए में 16 है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 16। ठीक, औसत निकालना आप सीख गए हैं। फिर अगला प्रश्न करेंगे 36 नंबर का। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आखिरी का ऑप्शन है 9। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम संख्या होती है। पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। सम संख्याएं क्या होती है तो मैं बता देता हूँ, वे संख्याएं जो स्वयं से कटती और 2 से कटती है, स्वयं से कटे और 2 से कटे, जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और वो स्वयं, तो वो सम संख्याएं कहलाए। अब आप कहेंगे एक भी सम संख्या, तो एक सम संख्या नहीं है, एक विशेष संख्या है, क्योंकि उसके 2 गुणनखंड नहीं होते। तो सम संख्याएं कौन कौन सी है, पहली 5 सम संख्याएं कौन कौन सी, तो एक 2 स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। फिर सम संख्या है वो जो 2 से कट जाए, सॉरी, वो तो अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने बता दी आपको। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाती या 2 के पट्टी पाड़े में, वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सम संख्या है। और जो मैंने बताया था आपको 2 से कट्टे, सॉरी, स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो पहली 5 सम संख्याएं पूछी है, तो सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, 2 के पट्टी पाड़े में आती है, 2 2 के गैप में आती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 चलता है ना। तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो 50 होंगी, आधी सम और आधी विषम होती। तो पहली 5 सम संख्याओं को पूछा है, तो पहली क्या होगी, 2, फिर 4 6 8 और 10, ये क्या हो गई, पहली 5 सम संख्याएं हो गई। तो इनका क्या औसत निकालना, क्या निकालना है, औसत। तो औसत निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, बटे में क्या करेंगे, 5 जोड़ दो, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 बटे 5, तो 5 से काटो, 5 5 छंग 30, 6 आएगा, 6 आएगा आंसर। 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 का। फिर आगे देखते हैं। इसी प्रकार विषम संख्या का पूछ ले, तो 1 3 5 7 और 11 हो जाएगा, बटे 5 कर दे दो। 5 संख्या को पूछा ना, 5 विषम संख्या को पूछा, तो ये जोड़ के भाग कर दे। ठीक, आगे बढ़े।
प्रश्न क्रमांक 37 है 37 लिखा है द एवरेज ऑफ 5 इवेंट्स इज 66 and average of 2 events is 70. Average of last 2 events is 65. Find the third number. 5 घटनाओं का औसत 66 है, पहली 2 घटना का औसत 70 है, अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 80। 30 सेकंड दिया आपको, उत्तर दीजिए। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको करने चाहिए, एवरेज वाले प्रश्न, औसत वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 37 है, बताइए तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। करेंगे इसको, चलिए करते। 5 घटनाओं को औसत मतलब 1 2 3 4 5। औसत का क्या होता है, मतलब सभी में बराबर बराबर बांट देना, ये औसत है, एवरेज। तो 5 घटनाओं का औसत मतलब पांचों में बराबर 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 कितना बट रहा है, तो 66 66 66 बट रहा है। तो एक पहली भी घटना में भी 66, दूसरी में 66, तीसरी में 66, चौथी में 66, पांचवी में 66, 66 66 66 5 घटनाओं में बांटेंगे तो टोटल कितना बटा वो हमें पता चल जाए। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल ऐसे निकालेंगे, 66 में 5 का गुणा करते, 66 में 5 का गुणा करते, 5 छंग 30 की शून्य हासिल का 3, 5 छक 30 और 3 33, 330 ये टोटल मिल गए, ये टोटल नंबर मिल गए, जोड़े टोटल तो मिल गए। ठीक, अब पहली 2 घटनाओं का औसत, पहली 2 घटनाओं का औसत क्या हो गया, तो पहली 2 घटना का औसत क्या है, पहली 2 घटनाओं का औसत 70 है। मतलब पहली और दूसरी दोनों को कितने कितने मिले, तो 70 70। पहली दूसरी दोनों को कितने कितने मिले, 70 70। तो टोटल कितने हुए, 7 दूनी 14, 140 मिले। मतलब 1 2 1 2 3 4 या 5 में से पहली इसको और इसको दोनों को कितने मिले, 140। ठीक, टोटल है 330। और क्या लिखा है, अंतिम 2 घटना है, अंतिम 2 घटना का औसत कितना, 65। तो अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65, तो 65 गुणा 2 करेंगे, 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13, 130। मतलब इन दोनों को कितने मिले, 130 30, 130 मिल गए, दोनों को मिल गए। 140 और 130 जोड़ के इसमें से 330 में से घटा देंगे तो तीसरा नंबर को कितने मिले, तीसरी संख्या क्या थी वो पता चल जाएगी। तो करें, तो टोटल है, टो, टोटल में से 330 में से ये दोनों घटा देंगे, 140 और 130। तो 140 प्लस 130 ये दोनों घटा देंगे। 330 ऐसे कैसे, दोनों को जोड़ो तो 200 और 40 और 30 70, तो 270 हो गए। घटा दो, जीरो में जीरो गए जीरो, 3 में से 7 नहीं जाए, 13 में 7 गए, 6 बचे। तो यहाँ कितने हो, 2 में 2 गए जीरो, तो 60 बचे। तो तीसरी संख्या को कितने मिले, 60 मिले। 60 लड्डू हो सकते, 60 रुपए हो सकते, कुछ भी हो सकते। तो 60 यूनिट मिली, इसको 60 इकाई मिली, किसको, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हो गई, तो 60 हो। समझ गए, एक बार फिर से समझाऊं, तो देखिए 5 घटनाओं को औसत मतलब पांचों में कितने बराबर 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 बटे रुपए, समझ लो कि कितने बराबर रुपए बांटे, तो 66 66 रुपए बांटे, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 330 रुपए हो गए। पहली 2 घटनाओं का औसत मतलब पहले 2 लोगों को कितने मिले, 70 70 मिले। तो पहले ये ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, तो इसको भी एक, इसको भी 70 मिले, इसको 70 मिले, दोनों को कितने मिले, 70 70 करके 140 मिले। और अंतिम 2 लोगों को कितने मिले, 65 65। तो इसको 65 इसको 65, दोनों को 65 65 करके कितने मिले, 130। तो 140 इन दोनों को मिले, 130 इन दोनों को मिले, टोटल 270 बढ़ गए 330 में से। तो जितने 330 में से 270 बांट दिए, तो टोटल 5 लोग थे, तो कितने बचे, 60 रुपए बचे। तो 60 रुपए किसके खाते में जाएंगे, तीसरे वाले खाते, 60 रुपए गए। ठीक, आगे बढ़े। इसी प्रकार एवरेज का सवाल है, छोटा करते देखिए।
अच्छा सवाल है। लिखा है एवरेज ऑफ द 3 बॉयज इज 20। Average age of 3 boys is 20 years. If the ratio of their age is 2:3:5, then the age of the youngest boy is। 3 लड़कों की औसत आयु 20-20 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु है, ऑप्शन है 19 वर्ष है। क्षमा कीजिए, एक मिनट, स्टार्ट हो जाएगा ये। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, आइए फिर से करते हैं। लिखा है तो ऑप्शन है 19 वर्ष, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। ठीक है, करते हैं। आइए, दिया है यदि 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु है 20 वर्ष। कितनी है? 20। औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। पहला लड़का 2, दूसरा लड़का 3, तीसरा लड़का 5। तीनों का औसत निकाले तो 1, 2, 3/3। अब ये तो अनुपात है, मतलब ये सबसे छोटा वर्जन है काट काट के, तो हम मान लेते हैं 2x, 3x और 5/3 बराबर। इन सबका औसत क्या है? 20। तो 2, 3, 5 और 5 10x बराबर 20, और ये 3 में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 10x ऐसा कैसा? 20 क्या 60। x ऐसा कैसा 60, और 10 मल्टीपल में है, गुणा में है, x के इधर आएगा तो डिवाइड में। 10 से काटो, 10 छंग 60, x बराबर आ गया 6। अब सबसे छोटा लड़का क्या है? 2x वाला। 2x वाला क्या है? सबसे छोटा, तो 2 × 6 कर देंगे, तो 2 × 12 वर्ष आ गई उसकी आयु। 12 वर्ष सबसे छोटा लड़का है, जिसकी अनुपात भी कम है, वो सबसे छोटा लड़का। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 12 वर्ष उसकी आयु है। एक और तरीका है इसको करने का, जैसे 2 + 3 + 5/3 है ना। तो 3, 2, 5 और 5, 10/3 बराबर, इधर क्या आ रहा? 20। तो 10 की जगह क्या लिखेंगे? 3 से काटे तो 20 आ जाए। तो क्या लिखे? तो इसकी जगह 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 60। 3 दूना 6, 3 0 0, तब जाके 20 आ जाएगा। तो 60 कब लिखाएगा? इधर किसका गुणा करे तो 60 आए, तो इधर भी 3 का गुणा करे तो 60 आए। तो इन सब में क्या करो? 3 का गुणा करो। इसमें क्या करो कि 60 आ जाए, ऐसा करे। तो 3 का गुणा किया इसमें, तो इसमें काय का करेंगे? 2 छंग 12, फिर 2 क्षेत्रीय 18 और 5 3 15। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो 60 आएगा। 60 के बटे में 3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 है, 3 है और 5 प्लस प्लस किया बटे 3 बराबर 20। ठीक। अब 3 लोग हैं, तो औसत आयु 20-20 है, तो टोटल कितने हो गए? 60। टोटल 20 या 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 या 60। अब इनकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। तो देखो,
सबसे छोटे लड़के की आयु है ना, सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 में गुणा करते जाओ। 19 आ रहा है क्या, 2 में गुणा करने पे कोई सी भी संख्या का गुणा करने पे 19 आता है तो नहीं आता है। 15 आता है तो नहीं आता है। 9 आता है तो नहीं आता है। 12 आता है, हाँ आता है। कितनी गुणा करने पर, 6 गुणा करने पर, 6 दूनी 12 प्लस इसमें करो 6 3 18, फिर इसमें करो 5 6 6 पंजे की 30 बटे 3, इन सबको जोड़ो तो आ रहा है 60। 18 और 12, ये 18 और 12 हो गया 30 प्लस 30, ये 60 बटे 3, तो औसत आ रहा है 20 आ रहा है। ऐसे भी सवाल हो जाए। ठीक, आगे करें। फिलहाल तो ये तरीका अच्छा है कि x x मान लो आप कॉमन, और तीनों में औसत है तो तीनों में बराबर बराबर जाएगा। ठीक है, अगला करें। अगला प्रश्न आप पढ़िए। 39 नंबर का प्रश्न है, पढ़िए। तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो 40 नंबर का प्रश्न है, द एवरेज एज ऑफ 20 प्लेयर ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 24. The average of 8 of them is 21. The average, what is the average age of the remaining 12 players? एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों का औसत क्या है? 24 वर्ष आयु है उनकी। औसत खिलाड़ियों 20 खिलाड़ियों का औसत आयु जो है, औसत एज जो है वो 24 वर्ष है। 8 खिलाड़ियों का औसत आयु 21 है। शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? ऑप्शन ए 26 है क्या? ऑप्शन बी 28 है, ऑप्शन सी 22 है, ऑप्शन डी 30 है। इस प्रकार का अभी किया अपन ने, सही जवाब दीजिए। 30 सेकंड दिया आपको, सवाल कीजिए फिर आंसर दीजिए। सिंपल सा है, देखिए 20 खिलाड़ियों का औसत क्या है? 24, तो टोटल क्या हो जाएगा? 20 गुणा 24, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 480 हो जाएगी टोटल आयु सबकी। और 8 की कितनी है? 8 की 21 है, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 हो गई। 20 में से 8 गए कितने बच्चे? 12 बचे, तो 12 की निकल जाएगी। इससे कैसे निकलेगी? 480 में से 168 घटा तो 10 में से 8 गए 2 बच्चे, 7 में 6 गए 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 312। 312 आई हमारे पास। अब 312 टोटल है 12 की जोड़ने पे, तो इसमें टोटल 12 लड़कों की, 12 खिलाड़ियों की टोटल जोड़ी हमने, तो 312 आई। अब इसका औसत निकालेंगे तो 12 का डिवाइड करते, तो करते हैं 12 एकम 12, 12 दूना 24, बचा कितना? 7, 12 छंग 72, 26 आई। 26 औसत निकली, 26 आयु औसत निकली 12 खिलाड़ियों की। तो कौन सा है 39 का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 26। अगला आगे बढ़े। 40 नंबर का प्रश्न है, which among which among following number is divisible by 26? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाजित? 26 से, ऑप्शन ए 846, ऑप्शन बी 754, ऑप्शन डी 500, ऑप्शन सी 592, ऑप्शन डी 655। 26 क्या होता है? तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, जो 2 से डिवाइड हो और 13 से भी हो वो 26 से हो जाएगी। ठीक, बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आप। 40 वाला जो 2 से भी हो डिवाइड हो जाए और 26 13 से। तो 2 से देखो, 2 से तो 6 वाली भी हो रही इकाई। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई का अंक जो है वो 0 2 4 6 8 हो, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 6 है मतलब ये भी हो जाएगी, 4 है मतलब ये भी हो जाएगी, 2 है मतलब ये भी हो जाएगी, 5 है ये नहीं होगी, ये नहीं
होगी तो 40 का डी ऑप्शन तो नहीं होगा अपना। फिर अब देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। 13 से काट काट के देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से तो हो रही है, 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 13 का डिविजिबिलिटी का रूल आपके लिए निकाल के लेके आया हूं मैं। 13 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अंतिम अंक 4 गुना करके, अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, शेष संख्या में जोड़ने पर 0 या 13 का गुणज आना चाहिए, तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, देखो ये 754 का अंतिम अंक क्या है? 4। तो 4 का क्या करना है? 4 गुना, 4 चौक 16। अब ये शेष 16 जो है, 16 जो है शेष संख्या में जोड़ने पर, तो 75 है शेष संख्या। ये क्या है? 75 में 16 जोड़ दो, तो 6 5 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 2 9। अब ये जो इंकाणु आ रहा है, ये 13 का गुणज है क्या? तो 13 सती इंकाणु, 7 बार में कट जाता है 13 से। तो ये पूरी संख्या भी 754 पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो ऑप्शन बी नंबर अब हमारा सही हो गया। अब 846 को देखो, 846 में क्या देखो, 6 इकाई का अंक है, 6 का क्या करना? 4 गुना, तो 6 का 4 गुना 6 6 24, 24 जोड़ो 84 में, 4 4 8 और 8 2 10, 108 आता है क्या 13 के पट्टी पाटे में? 13 से 3 काटो, 13 8 104 होता है, 108 नहीं होता, तो ये हमारा नहीं होगा। और ये तीसरा वाला देख लो, 592 है, तो 2 का क्या करना है? 4 गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जो आया 59 में जोड़ दो, तो 9 ने 8, 17 के 7, हासिल का 1, 5 और 1 6, 67, 67 13 के पट्टी पाटे में आता है? तो नहीं आता, नहीं आता, मतलब ये हमारा गुणज नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 754 वाला सही है। ठीक, 13 का फिर से बता दूं, अंतिम अंक या इकाई का अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर यदि जोड़ या योग जो आया है वो 13 के गुणज में या 0 आता है, तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। 41 नंबर का प्रश्न है, अब यह भी 26 वाला है। 26 कौन सी संख्या 26 से विभाज्य? तो 13 दूना 26। अब 2 का बता दिया मैंने, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 13 का क्या है कि इकाई के अंक में 4 का गुणा करके शेष में जोड़ दो, जोड़ने पे 0 या 13 का गुणा जाए तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ऑप्शन ए 42 58, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1125, ऑप्शन डी 33 26। बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आप, 30 सेकंड ले लो। तो पहले तो देखो 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, तो भी 8 है इकाई का अंक, ये भी होगा, ये 2 है ये भी होगा, 5 है ये नहीं होगा, 6 है ये भी होगा। ठीक, अब 13 वाला देखो, तो इसमें देखो 4 2 5 8 में ये इकाई का अंक 8 है, इसका क्या करना है? 4 गुना करना, 8 चौक 32, 32 आया 425 में, 32 जोड़ दो, 5 2 7, 3 2 6 और 4 ऐसा का ऐसा 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 39 और 7 बचा, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये वाला नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो हम पूरा पूरा काट देते, लेकिन टीचर की तो जिम्मेदारी है कि नियम पूरा का पूरा बताए, तो 13 का नियम भी बताना पड़ेगा, 2 का भी नियम बताना पड़ेगा, 26 आया उसका भी नियम बताना पड़ेगा, 56 आया उसका भी नियम बताना पड़ेगा, और नियम से करवाने पड़ेंगे। ये बात और है कि 13 से आप डायरेक्ट कास्ट काट सकते हो, जैसे 2002 डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। 2002 है, इसका इकाई का अंक 2 है, उसमें 4 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 200 है, इसमें 8 जोड़ देंगे, 208 हो जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, कितने बचे? इसमें 7 बचे, 13 13 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 65, 13 छंग 78, 16 कट गया, ये 2002 हमारा
आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े आए तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 13 से या 26 से ही काट सकते हैं, पर समय ज्यादा लगेगा और परीक्षा में समय की वैल्यू है, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक सवाल करना है, क्योंकि 150 सवाल है, 150 मिनट है। आप कैसे करेंगे? तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है। डिविजिबल बाय 18, कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए कौन सी विभाज्य है, बताइए। 10 सेकंड दिया आप, 30 सेकंड ले लो, 42 वाला। 18 क्या होता है? 9 दूनी 18। 2 का तो बता दिया, 9 का बता देता हूँ। सभी संख्याओं का योग करने पर जो योग का उत्तर आया हो, यदि वो 9 का गुणा जो या 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और 2 का तो बता दिया, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो 2 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 पता चल गया। आप बताइए अब। 30 सेकंड दिया। देखिए 2 का बता दिया कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 9 का सभी दी गई संख्या का योग कर दो, आपस में योग कर दो। योग जो आया वो यदि 9 का गुणा जो है 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो पहला वाला देखो, इसका इकाई का अंक 6 है मतलब 2 से कट जाएगा, इसका भी 2 है मतलब 2 से कट जाएगा, इसका भी 2 है मतलब 2 से कट जाएगा, इसका 4 है मतलब 4 से कट जाएगा। तो सभी संख्या 2 से कट जाएगी। हम 9 का देखते हैं, तो पहले ये देखते हैं। 9 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6, यही है, जोड़ लेते हैं। 9 से कटेगी नहीं। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 18 से 19 20 21, 21 और 6 27, 27 9 से कट जाता है, 9 तिया 27। तो पूरी संख्या भी 18 से कट गई। अब ये वाला देखो, 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 9 से नहीं कटता, तो ये नहीं हो। 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, ये भी नहीं कटेगी। 5 ने 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 भी 9 से नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये 18 से डिविजिबल। फिर 43 वाला 24 का देखो, इसमें 24 का आ गया है, आखिरी ऑप्शन क्या है? ये है। छोटा कर देते हैं, देखिए। Which is the following which of the following is divisible by 24? निम्नलिखित में से कौन सा 24 से विभाज्य है? तो ऑप्शन ए ये 65 26 78, ऑप्शन बी 77 90 12, ऑप्शन सी 98 74 52 और ऑप्शन डी 7913 400। 24 से विभाज्य है। 43 वाला है तो 24 क्या होता है? तो 24 होता है तीनों अट्ठों 24, तीनों अट्ठे 24। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल वही है जो 9 का है कि सभी संख्या को जोड़ दो, जोड़ने पर यदि जो योग आया है वो 3 से गुणा में है या 3 के गुणा में आता है, 3 के गुणज में या 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब 8 का बता देता हूँ। 8 का यदि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाए। ठीक, अब बताइए। 30 सेकंड दिया आपको उत्तर। 24 मतलब तीनों अट्ठों 24। 3 का पता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लो, जोड़ने पे यदि 3 के गुणज में आता है तो पूरी संख्या कट जाती। ठीक, करें तो करते हैं 43 का, है ना। पहले क्या करें कि पहले 8 से काट लेते हैं डायरेक्ट, कि 3 से करें? 3 से जोड़ लेते हैं पहले। 6 5 11, 11 और 2 12 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 8 6 14 34।
34 3 से निकट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, 7 और 7 14, 14 और 8, 8 4 12, 22, 22 और 9 2 11, 31, 31 और 1 32, 32 और 2 33, 33 3 से कट जाता है। अब इसका वो देख लेते हैं, 912 है। इकाई दहाई सैकड़ा क्या आ जाए, 912, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, बचा क्या 1, फिर 8 एकम 8, बचा क्या 3, 9 10 11, 3 बचा, 8 को 8 8 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अरे वाह, बी कट गया, बी कट गया है 43 का। ठीक है, और 3 से कट रहा है क्या है, 7 और 7 14, 14 और 8 4 12, 22, 22 और 9 2 11, 31, 31 और 1 32, 32 और 2 34 हो रहे हैं। 34 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर 9 और 8 17, 17 और 7 24, 7 और 7 14 24 हो गए, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 और 2 35 हो गए, 35 भी 3 से नहीं कटता। फिर आखिरी का बचा है डी वाला, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 3 20, 20 और 4 24 हो गए, 24 3 से कट जाता है, 3 8 24। और इसके अंतिम अंक क्या है, 400, 400 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 8 0 0, वेरी गुड। ये दोनों सिचुएशन या दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा, 7913400। ठीक। 24 का क्या है, तीनों अठो 24, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल या विभाजिता का नियम है कि अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा को 8 से काट दो, यदि पूरा कट जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, और 3 का सभी संख्याओं को जोड़ लो। तो यदि योग जो आया है वो 3 के गुणज में है, 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक। अगला 44 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 18, 18 से। 18 से अभी हाल बताया मैंने, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कौन सा है ये 44 नंबर का, 9 दूनी 18। 2 का तो पता है आपको कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, और 9 का सभी संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये दो दो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के। बताइए सही जवाब, बताइए। 10 सेकंड दिया आपको, 30 सेकंड ले लो, 30 सेकंड दिया आपको। 44 नंबर का प्रश्न, सही जवाब दीजिए, 30 सेकंड। ठीक करे। अब इसमें 2 है, तो 2 का क्या है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8, तो इसका 4 है मतलब ये कट जाएगा, इसका 6 मतलब कट जाए, 2 है मतलब कट जाए, 8 है मतलब सभी कट जाएंगे। अब 9 का करेंगे। 9 का क्या है कि सभी संख्याओं का योग, तो 2 और 1 3, 3 और 9 3 12, 9 3 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 9 के पट्टी पाड़े में आता है, नहीं आता है। फिर 6 5 11, 11 4 15, 15 और 7, 7 और 5 12, 22, 22 और 7 29, 29 और 6, 29 और 6 35, 35 भी नहीं आता है। 9 के पट्टी पाड़े में 35 आता है, नहीं आता है। 6 5 11 ये कर ले क्या, हाँ नहीं, 6 5 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और ये 5 25, ये भी नहीं आता है। फिर ये देखो, 1 और 2 3 7 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 8 27, 27 कट जाता है, 9 27, वेरी गुड। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक। कि 18 से ये पूरा विभाजित हो जाए। काट के देख लेना आप लोग, भरोसा मत करना मेरा, काट के अवश्य देखना। और आखिरी का ऑप्शन ये है। ठीक है, देखिए, विच इज द डिविजिबल बाय 6, 6 से विभाजित तक नियम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है नीचे। बताइए, 30 सेकंड दिया आपको, बताइए।
45 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 30 सेकंड दिए। 6 क्या होता है? तो 2 तिया 6 होता है। अब 2 का तो पता है, इकाई का अंक 2 4 6 8, 2 4 6 8 0, और 3 का योग कर लो, सबका बटे 3 कर दो, करो। 45 नंबर का प्रश्न है, 30 सेकंड दिया, आप करिए। 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, करना चाहिए, फटाफट करो। कीजिए। देखो पहले 2 का कर लेते हैं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 6 है, और यहाँ 5 है, तो ये तो होगा ही नहीं, 5 वाला नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 बचे अपने पास। अब 3 के लिए जोड़ दो, 6 4 10, 10 3 13, और 1 14, और 3 17, और 2 19, 19 3 से नहीं कटता, तो ये नहीं होगा। 9 9 18, 18 और 7, 18 और 7, 8 7 15 होते हैं, तो 25 हो गए। 25 5 30, और 2 32, 32 भी 3 के पट्टी पाड़े में नहीं आते, ये नहीं कटेगा। 2 और 2 4, 8 4 12, 12 और 9 21, और 6 27, ये कटता है भैया। तो ये सी वाला सही हो जाएगा हमारा, के 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 45 का सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 46 वाला। ये है कि इसका है प्रश्न के विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8। 8 से विभाज्य है। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 8 का बता देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा की संख्या तीनों को जोड़, सॉरी, तीनों को ले लो, यानी कि अंतिम 3 अंक ले लो, अंतिम के 3 अंक, अंतिम 3 अंक भागित 8 कर। यदि कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, करो। 30 सेकंड दिया, आप करिए। चलिए करके देखते हैं। पहला वाला है 272 भागित 8, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो 3 बचे, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये पूरा कट गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। 690 वाला देखते हैं। 690 8 से काटो, 8 64, 8 9 72, तो 8 64, 64 गए, तो 5 बचे, 50 नहीं कटता 8 से। फिर ये 542, ये काटो 8 से, 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 45, 8 छंग 48, 8 साती 56, 8 छंग 48, 48 तो कितने बचे, 6, 8 छंग 48, 8 साती 56, 8 64, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर ये बचा 458, ये काटो, 8 से 8 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, तो 8 45 58 हो गए, 8 छंग 48, 8 साती 56, और 2 बचा, तो ये भी नहीं कटेगा। कौन सा कटा? खाली एक वाला, ए वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 8 से कटेगा पूरी संख्या। ठीक, बाकी पूरी संख्या आप 8 से काट लेना। 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है आपको। अरे, प्रश्न बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। ऑप्शन डी नीचे, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है 52/87। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी, बताइए। 10 सेकंड, 30 सेकंड दिया। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है।
तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं तरीका बता देता हूँ अपना वाला, कि सब में ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो अंश में 100 का गुणा करके, अंश में काय का गुणा करके 100 का गुणा करके डिवाइड कर दो सब। मतलब ये जैसे 111 लिखा है, इसमें 100 का गुणा कर दो, 2 जीरो लगा दो और 190 से काट दो। काटने के बाद क्या है, 2 अंकों तक लाना है, तो इसका आएगा 58.4। ये आपको करके देखना है। फिर 41 में भी 2 जीरो या 100 का गुणा कर दो बटे 76। इसका काट के देखो दशमलव के 2 अंकों तक, तो इसका आएगा 53.9। 53.9। फिर इसका देखो 400 बटे 9, इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा 44.4। और 52/87 है, तो इसे 5200/87 कर लो, इसका आएगा 59। ठीक। अब ये देखो, ये काटने पे जो जो आया हमें, उसमें देखो सबसे बड़ा भाग देने पे सबसे बड़ा उत्तर क्या आया, तो ये 59 आया। तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो, 59 सब में सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 59 जो उत्तर आया है ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटा क्या है, 44.4, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने की ये निंजा टेक्निक है, यूनिवर्सल टेक्निक। इसमें समय लगेगा, आपका समय अवश्य लगेगा, आप ये लास्ट में करना, पर इससे उत्तर एक्यूरेट आए, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाती है और सबसे छोटी भिन्न पूछी जाती है, दोनों निकल जाएगी। बस आपको करना क्या होगा, भाग करना आना चाहिए फटाफट। फटाफट मतलब फटाफट आना चाहिए। तो ये जैसे 190 जीरो जीरो काट दो, 19 से काट दो इसको, या 2 से काट दो पहले, और सबसे छोटा करते जाओ, इसको काट दो, और ये 2 अंकों तक लाना है आप कुल मिला। ठीक है, 2 अंकों तक ले आएंगे, दशमलव के 2 अंकों तक लाने की कोशिश करना आप। ठीक। भाग करके आपको स्वयं को देखना पड़ेगा, क्योंकि समय कम पड़ेगा हमारे पास। फिर अगला है 48 वाला। इसमें भी क्या पूछा है, 55/11, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8/19, ऑप्शन बी 15/34, ऑप्शन सी 23/46, ऑप्शन डी 55/11। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 8 में 100 का गुणा करो, 800/19। इसमें भी 1500/34, इसमें 2300/56 और इसमें 5500/11। ठीक। तो काट के देखते हैं, सबका मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आएगा 42.10, इसका आएगा 1500/34 का 44, इसका आएगा 41 और इसका आएगा 500। 500 सबसे बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी पूछी है, तो देखो ये 42 है, ये 44 है, 41, 41 सबसे छोटी, 41 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही उत्तर लगाया लगाया पर, ये सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न पूछी थी ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। ठीक। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला बढ़े आगे, 49 नंबर का प्रश्न है। इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए कुल मिला के इन्होंने, चलो 4 ऑप्शन लिखेंगे आप। अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ एल, ब्रीथ बी, हाइट h यूनिट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, लंबाई I इकाई और चौड़ाई B इकाई, ऊंचाई h इकाई, एक घनाभ है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो दिख रहा है क्या आपको? तो 2 लंबाई धन ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है, एल बी प्लस एल एच। ये एल बी एच लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। प्रश्न ये आयतन का सूत्र है। तो ये देखो, एल बी मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ गुणा ऊंचाई 2h। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 49 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 2h मतलब 2 गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये भी सही है, ये और ये दोनों एक ही फॉर्म और क्या। तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए सूत्र भी पूछा है इसमें, तो सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। एल बी एच किसका है? तो एल बी एच उसका है आयतन का, वॉल्यूम का, घनाभ का, वॉल्यूम का एल बी एच। 50 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। अ कोन हैव हाइट h यूनिट एंड रेडियस 2r यूनिट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। एक शंकु की ऊंचाई h इकाई है, त्रिज्या 2r है, शंकु का आयतन निकालना है। तो ऑप्शन ए ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन सी पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन डी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 50 वाला प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। सिंपल सा प्रश्न है, खाली इसमें त्रिज्या 2r दी है, r की जगह क्या करना है? 2r करना। तो शंकु का आयतन यानी कि V वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। देखो इसमें दिया भी है, लेकिन हमें त्रिज्या क्या करनी है? आर की जगह क्या करना है? 2r करना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर गुणा एच। तो 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r, तो 4 एकम 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। आ रहा है क्या? ये कहाँ आ रहा है? तो डी पे। कैसे घुमाया इनने? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला है, लेकिन एच तो ऊंचाई तो एच की एच दी, लेकिन त्रिज्या आर की जगह क्या कर दिया? आर की जगह 2r कर दिया है। यही खेल हो गया पूरा। ठीक, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 नंबर का। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। कहने को सिंपल है, लेकिन वह दिमाग घूम जाएगा। What is the ratio between the area of a square and the area of the square drawn on its diagonal? एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी √2:1, ऑप्शन डी 1:√2। ये तो करो आप, 30 सेकंड ले लो, 40 सेकंड ले लो, लेकिन ये करो। 51 नंबर का प्रश्न है, कीजिए, सही जवाब दीजिए। ये ऐसा है कि देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, ये वर्ग मान लो आप, ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसके विकर्ण, तो यह एक विकर्ण मान लो, ये एक विकर्ण, इस विकर्ण पर बने वर्ग, इस विकर्ण पर एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना, इसके क्षेत्रफल इसका और इसका, इसका पूरे का और इसके पूरे का, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। इसका क्षेत्रफल 2 को काटना, 1/1 रख के। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे। ठीक, अब वर्ग क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो वर्ग की भुजा इसकी मानी हमने A, क्या मानी? इसकी A मानी, वर्ग की भुजा बराबर A मानी। तब A1 मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल,
A1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A1 मतलब एरिया 1, एरिया ऑफ 1 फर्स्ट स्क्वायर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, मतलब √2 गुणा A, ये हो जाएगा। ठीक, इसका विकर्ण मिल गया हमने। अब विकर्ण ये मिला, क्या मिला? ये क्या मिला है हमें? √2A। तो इसके लिए तो ये भी √2A, ये भुजा है, तो ये भी √2A, ये भी √2A, ये भी √2A, और ये भी √2A, और इसके लिए A ये भुजा है, ये भी A भुजा है, ये भी A भुजा है। ठीक, ये सही से बना देता हूं मैं, देखिए आपको आएगा समझ में। देखो, एक ये स्क्वायर है, ठीक, इसकी भुजा ये A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, और ये भी A। ठीक, इस पे एक विकर्ण है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। इस विकर्ण को निकाला हमने, ये ए भुजा है, तो विकर्ण क्या हो जाएगी? √2 गुणित भुजा, तो इसका ये विकर्ण क्या हो जाएगा? √2A, √2A। अब इस विकर्ण पर एक वर्ग बना है, तो वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये √2A है, तो ये भी क्या होगी? √2A, ये भी क्या होगी? √2A, और ये भी क्या होगी? √2A। अब हमने इसको, इस वाले वर्ग को माना है A1, और इसको मानते हैं हम A2। A1 मतलब एरिया 1, एरिया 2, एरिया का अनुपात निकालना है। देखो, उनके वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, एरिया। तो इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया। अब तो समझ गए आप। तो पहले वाले स्क्वायर, पहले वाले वर्ग की भुजा क्या है? A, और उसका विकर्ण क्या है? √2A। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ये वाली। फिर आगे देखो, आगे देखो, ये विकर्ण, अगर ये विकर्ण है, तो इस वाले वर्ग के लिए ये विकर्ण क्या है? भुजा है। तो विकर्ण ये A2 के केस में हो गया, ये A1 के केस में था। ठीक, A2 के केस में ये विकर्ण क्या हो जाएगा? A1 का जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो भुजा क्या हो जाएगी? ये √2 है, √2A, √2A हो जाएगी भुजा हमारे पास। ठीक, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। भुजा स्क्वायर का A2 जो वर्ग है, A2 वर्ग, A2 जो हमने वर्ग माना है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा क्या है? √2A, तो √2A का स्क्वायर। ठीक, अब √2A का स्क्वायर करेंगे तो √2 गुणा √2, और A का स्क्वायर A स्क्वायर, √2 का √2 में करेंगे, दोनों एक रूट में आ जाएंगे, 2 गुणा 2 और A स्क्वायर। तो 2 गुणा 2 करण मर जाए, अर्जुन बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो A2 दूसरे स्क्वायर, दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या निकला? तो 2A स्क्वायर निकला। ठीक, ये समझ में आ गई। और इसका स्क्वायर क्या निकला? A स्क्वायर निकला। पहले वाले विकर्ण का क्या? भुजा का, पहले वाले वर्ग का क्या निकला है? इसका क्षेत्रफल क्या निकला है? A1 का A स्क्वायर, और इसका क्या निकला है? A2 का क्षेत्रफल क्या निकला है हमारे पास? 2A स्क्वायर। अब इनका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात क्या हो जाएगा? पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो एरिया, एरिया लिख दिया हमने, एरिया 1 और एरिया 2, मतलब पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया। पहले वाले का क्या है? तो A स्क्वायर है। क्या है? A स्क्वायर। A वर्ग लिख दिया हमने, दूसरे वाले का क्या है? 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर लिख दिया। अब A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर एकम A स्क्वायर, तो क्या है? 1/2। 1/2 क्या होता है? 1:2 होता है। एक ऊपर 2 नीचे, तो 1:2 हो जाएगा। 1:2 का है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आया समझ में आपको? नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक, आगे देखें, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 52 नंबर का प्रश्न।
52 नंबर का प्रश्न देखिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर इज 2:3। द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है। दो वर्ग है, उनके विकर्णों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ऑप्शन है 4:3, ऑप्शन बी 2√2 रेशियो 3√2, ऑप्शन सी √2 रेशियो √3 और ऑप्शन डी 3:27। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया, बताइए। 20 सेकेंड ले लो आप और करो, सवाल करो। अच्छे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न गिनती में आते हैं, कीजिए आप। तो दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दिया है। 52 नंबर का प्रश्न। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब भुजा क्या है, विकर्ण क्या है, भुजा क्या है, हमारे पास 2:3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। भुजा विकर्ण दिए तो विकर्ण भी तो दुगने होंगे, तो 2:3, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 आ रहा है क्या? आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्षेत्रफल करते हैं, विकर्ण दिए 2:3। ठीक, तो क्षेत्रफल करते हैं तो भुजा का स्क्वायर करते हैं तो विकर्ण का भी स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण भी दुगना हो जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4:9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला करें। दो वर्ग है मान लो, तो ये भुजा होगी, ये विकर्ण हो गया √2 ए, 2√2 हो गया, तो ये √2 आ जाएगा इसका। तो पहले वाले का ये हो गया, दूसरे वाले का 52 का क्या माना है इन्होंने, देख लेते हैं। 3, ये √2 ए, 3/√2 बराबर है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 अनुपात 3 का 9/2। तो आया नहीं कहीं से कहीं तक। 52 का है ए वाला सही। तो यही सही होगा कि भुजा का स्क्वायर कर दो, तो मतलब भुजा हमारे पास दी है, विकर्ण भी भुजा के रूप में है। दो वर्गों के प्रश्न पढ़ लेते। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो विकर्ण से क्षेत्रफल बना, विकर्ण से वर्ग बना। हाँ, ये किया है, ठीक है, सही हो जाएगा। तो 52 वाला हो जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा, ये जो विकर्ण है ना, दरअसल ये भुजा के रूप में हम उपयोग करेंगे, नहीं तो इससे क्या हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहा है। अपन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 4:9। तो तो ये भी सही रहा है। देखो देखो, दो तरीके हैं इसको करने के। पहले तो ये बता दिया मैंने, दूसरा बता रहा हूँ। चलिए दूसरा तो देख ले। ये पहला बता दिया मैंने आपको, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4:9। ये तो आ गया समझ में। ठीक, अब देखो, पहला वर्ग दिया है और उसकी भुजा है अपने पास 2, विकर्ण क्या है? 2, पहले वाले, पहले वर्ग का विकर्ण 2। तो विकर्ण क्या होता है? √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा ए कर लिया अपन ने, √2 गुणा भुजा कर लिया बराबर 2। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? ये 2 और √2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो 2√2 ये भुजा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले पहले विकर्ण का, पहले वर्ग का
क्षेत्रफल निकाला A1 निकाला, तो ये भुजा का स्क्वायर मतलब 2/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा कर देंगे। तो देखो 2 दूनी 4 हो गया और इसका करेंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 आया, तो पहला वाला का आया 2, A1 का आया हमारे पास, A1 का यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक, अब A2 का निकालते हैं, तो ये 3 है, तो दूसरे विकर्ण दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर है 3, तो ये भी √2 गुणा भुजा होगा बराबर 3, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी 3/√2, ये भुजा हो गई दूसरे विकर्ण। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर मतलब 3/√2 का स्क्वायर मतलब 3/√2 गुणा 3/√2, 2 बार गुणा, तो 3 क्या 9/√2 का √2 में 9/2 हो गया। ठीक, तो ये A2 हो गया 9/2। अब इन दोनों का अनुपात निकाले A1/A2, इससे अनुपात निकलेगा तो 2 भागित 9/2, ऐसा हो गया। तो 2 तो ऐसा कैसा है, ये 9/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो गया 4/9, तो A1 अनुपात A2 क्या हो गया, ये 4/9, तो 4:9 हो जाए, क्या हो जाएगा 4:9, तो 4:9 सही है हमारा। ठीक, 52 वाले प्रश्न में आपका डाउट सॉल्व हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ तो आप फिर से रिवाइंड करके फॉरवर्ड कर बैकवर्ड करके आप देख लीजिए। ठीक है, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, तो विकर्ण दिया है हमारे पास 2, तो 2 बराबर √2 गुणा भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगी 2 के बटे में √2 हो जाएगी, ये पहले विकर्ण पहले वर्ग की भुजा हो, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 3/√2। फिर इनका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 2 बार गुणा कर लेंगे, ये आया आपके सामने गुणा। फिर 53 नंबर का प्रश्न है, 53 नंबर के प्रश्न से पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, आइए करते हैं। The process by which area weakness of a child is maths is identified is known as, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्र को पहचाना जाता है, जो पहचान बीमारी पकड़ में आती है ना, वो डायग्नोस्टिक में आती है। तो ऑप्शन ए रिटर्न वर्क लिखित कार्य, ऑप्शन बी ओरल वर्क मौखिक कार्य, ऑप्शन सी रेमेडियल वर्क उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन डी नैदानिक कार्य डायग्नोस्टिक। तो 53 का आएगा डी डायग्नोस्टिक वर्क, नैदानिक कार्य में आएगा। डायग्नोस करता है ना, डॉक्टर जाते हैं तो डायग्नोस करता है, तो टीचर भी डायग्नोस करेगा कि बच्चे को कहाँ दिक्कत। ठीक, 54 नंबर का प्रश्न है, शैलजा कैन एक्सप्रेस अ नंबर in a different ways. For example, 4 is equal to 2 plus 2 or 4 is equal to 1 plus 3, etc. In which development phase of number is she? शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त करती है, उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 धन 2 या 4 बराबर 1 धन 3 आदि। वह संख्याओं को किस विकासात्मक चरण में है, किस विकासात्मक चरण में, विकासात्मक चरण में आपको देखना है गणित के विकासात्मक चरण क्या क्या है। ऑप्शन ए क्वांटिफाइंग फेज मात्रात्मक चरण, ऑप्शन बी पार्टीशन फेज विभाजन चरण, ऑप्शन सी फैक्टरिंग फेज गुणनखंड चरण, ऑप्शन डी कैलकुलेटिव फेज गणनात्मक चरण। कौन से चरण में है ये आपको बताना है। 54 नंबर का प्रश्न है। तो ये देखो विभाजन कर रही, 4 को क्या कर रही 2 + 2, 4 को 1 + 3 टुकड़ों में बांट रही है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभाजनात्मक चरण में है। 54 का बी सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, देखिए, इन अ मैथ्स क्लास अ टीचर शुड नॉट बी फेवर्ड। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायक युक्त नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए असेसिंग द गैप ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना। ऑप्शन बी कनेक्टिंग कंसेप्ट टू रियल लाइफ, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, करना चाहिए। ऑप्शन सी कंक्रीटिंग ऑन ब्राइट स्टूडेंट, उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन डी मोटिवेट टू स्टूडेंट, छात्रों को प्रेरित करे। तो क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। करना तो बहुत सारे, क्या नहीं करना चाहिए। 55 नंबर का प्रश्न है, तो ज्ञान के अंतर का आकलन करना चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, ये भी करना चाहिए, छात्रों को प्रेरित भी करे, उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी छोड़ दे, ऐसा थोड़ी है। ऑप्शन नंबर सी
गलत है तो जो गलत है वही सही है। केवल उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सभी छात्रों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। पेडागोजी के जो है सवाल वो अच्छे होते हैं, सरल होते हैं। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, एज पर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटाइजेशन शुड बी द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। मैथमेटाइजेशन मीन्स एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीयकरण, बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। गणितीयकरण का अर्थ क्या है इस एनसीएफ के कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय प्रदर्शन। ऑप्शन बी रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, तर्क और अमूर्तता। ऑप्शन सी लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक निष्कर्ष। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। दिए गए सभी उत्तर सही है, बताइए। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। एनसीएफ वाला अगर आपने पढ़ा होगा, एनसीएफ के बारे में पूरा पूरा पढ़ा होगा और एनसीएफ के बारे में अत्यधिक प्रश्न किए होंगे तो इसका जवाब आप दे देंगे गणित के कंसेप्ट। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी एप्स हैं जिन पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, उनके एक्सप्लेनेशन भी देखिए। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर बहुत सारी हैं एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो भैया गणितीय प्रदर्शन, तर्क और अमूर्तता, तार्किक निष्कर्ष, ये सभी है, तो डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाए। 57 नंबर का प्रश्न है, गिविंग असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट इज द। गणित में विद्यार्थी को कार्य देना रिक्त स्थान है, टेक्निक है, तकनीक है। ऑप्शन बी एवीएट्स, एवी प्रचार है। ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन डी मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के मैक्सिम है। मैक्सिम जरूर पढ़ना आप लोग, मैक्सिम के बारे में अवश्य आप पढ़े, कितने मैक्सिम है गणित में, किस प्रकार के मैक्सिम है, ये सभी आप पढ़े, कितने प्रकार के, कौन कौन से। 57 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा कि गणित में विद्यार्थी को कार्य देना, असाइनमेंट देना एक टेक्निक है, एक तकनीक है, कार्य करने की तकनीक है, पढ़ाने की तकनीक है। फिर 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए चूज करेक्ट रिस्पॉन्स, द 5% ऑफ 125 इज 6.25, ट्रू और फॉल्स। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू। सही विकल्प चुने, 125 का 5%, 6.25 है, सत्य या असत्य। इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित? ऑप्शन है अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप, वैकल्पिक उत्तर टाइप। ऑप्शन बी है कंप्लीशन टाइप या समापन प्रकार के। ऑप्शन सी है सिंपल रिकॉल टाइप, सरल स्मरण प्रकार के। ऑप्शन डी है मल्टीपल चॉइस टाइप, बहुविकल्पी प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न है ये प्रश्न किस टाइप का है कि 125 का 5%, 6.25 है, सत्य है असत्य? बच्चे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? 125 का 5% निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा बच्चों? 625 भागित 100 तो 1 2 6.25 मतलब सही है, सत्य है। तो किस प्रकार बच्चा करेगा तो निकाल पाएगा उत्तर, हल करना पड़ेगा बच्चे को तब निकाल पाएगा। और ये सत्य असत्य किस कैटेगरी में आते हैं प्रश्न बताइए? 58 नंबर का प्रश्न है, तो ये आएगा अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप में, वैकल्पिक उत्तर। बहुविकल्पी में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप में, वैकल्पिक उत्तर प्रकार में, कि सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, बच्चे को खोजना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मन से नहीं कर सकता बच्चा। बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन जिसमें दिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। और इसमें देखो, इसमें 2 तरह की चीजें, इसमें बच्चे को हल भी करना पड़ेगा इसलिए। और सिंपल रिकॉल मतलब याद करना है, कि जैसे कि जॉन डीवी ने, या स्कूल किसने खोला, पहला मनोवैज्ञानिक स्कूल किसने खोला, और नाम दे दिए 3-4 जिसमें से सही उत्तर है, तो ये इसमें सिंपल रिकॉल में सरल स्मरण प्रकार में। 59 नंबर का प्रश्न, every child get opportunity to learn according to his ability and capability is a characteristic of। हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह एक विशेषता है। ऑप्शन है सेल्फ स्टडी इन मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में स्व अध्ययन की। या ऑप्शन बी सुपरवाइज्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स, गणित में निगरानी अध्ययन की।
या ऑप्शन सी गुड असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में अच्छा काम की, या ऑप्शन डी ब्रेन स्टॉर्मिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में चिंतन की। अब ये देखो, हिंदी वाला पढ़ो और इंग्लिश वाला पढ़ो, जमीन आसमान का अंतर है इसकी ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश वाला अवश्य पढ़ेगा। 59 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह एक विशेषता है। अब ये कैसे पता चलेगा? एवरी चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बच्चे को कैसे पता चलेगा? एक बच्चे को या टीचर बताएगा, या टीचर को कैसे पता चलेगा? तो टीचर उसके ऊपर सुपरविजन करेगा, उसके ऊपर निगरानी रखेगा कि ये बच्चा इसमें अच्छा है, ये बच्चा इसमें अच्छा है। तो कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? जब हम निगरानी रखेंगे, जब हम डायग्नोस करेंगे, बच्चे के ऊपर निगरानी रखेंगे, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा कौन सा सवाल कर पा रहा है, कौन बच्चा कौन सा सवाल नहीं कर पा रहा है। तो ये सुपरवाइज स्टडी इन मैथमेटिक्स, गणित में निगरानी अध्ययन से पता चलेगा। फिर अगला, ये जो बोर्ड ने आंसर माने हैं, मैं वही टिक लगा रहा हूँ आपको। जो एमपी टेट ने माने हैं, जो ईएसबी ने माने हैं, एमपी पीईबी ने माने हैं, बहुत सारे नाम चेंज हो गए, इसके पहले व्यापम था, फिर पीईबी हुआ, फिर ईएसबी हुआ, अब एमपीएसएससी भी है। तो बोर्ड ने जो माना है आंसर वही मैं लगा रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन सही है, और सुपरवाइज स्टडी इन मैथमेटिक्स। ठीक, अगला 60 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये हमारे आज के सेशन का। द मेजर डिफेक्ट ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी इज मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स इज। गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष है। डिफेक्ट, दोष बताना है। ऑप्शन है पैसिव क्लास हो जाती है, निष्क्रिय क्लास हो जाती है कि टीचर बोलता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं। ऑप्शन बी अन साइकोलॉजिकल है, गैर मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी लेक ऑफ मोटिवेशन है, प्रेरणा की कमी है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सही ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है। तो भैया व्याख्यान नहीं कराना, बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है हमें, बच्चे स्वयं करें, ऐसे प्रेरित करना है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिए गए सही विकल्प सही है कि पैसिव क्लास भी है, अनसाइकोलॉजिकल भी है, लेक ऑफ मोटिवेशन भी आता है। तो सभी दिए गए सभी विकल्प ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आज के प्रश्नों से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मैथ्स में अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है आजकल, तो ये यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अवश्य कीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बूस्ट हो सके। ठीक है, आज तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये जो पेपर अभी हमने किया 6 मार्च 2022 का पेपर था, एमपीटेट वर्ग 3 का शिफ्ट 1 का पेपर था। इसके गणित वाले प्रश्न हमने 30 प्रश्न किए। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा ये, और चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा और जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अनिवार्य रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद।